हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नेक्स्ट सेशन। आज के सेशन में हम जीनोमिक्स और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 11th स्टैंडर्ड के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं एक ही सजेशन दूंगी कि आप लोग भी अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए। और अगर आपको बायो के सारे सॉफ्ट कॉपी के नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है। वहाँ पर हमने आपको बायो और फिजिक्स के सारी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दी है, टारगेट की सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जीनोमिक्स की। सेशन को एकदम छोटा रखेंगे, मैं कोशिश करूंगी, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, पर एक्सप्लेनेशन देते देते मैं एकदम बह जाती हूँ। सो आज के सेशन में ज़्यादा कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, फटाफट समझ जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। अभी आज के सेशन का टॉपिक है जीनोमिक्स। जीनोम मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप जीनोम वर्ड का मतलब समझ लो। जीनोम यानी कि आपके अंदर जितने भी जीन्स हैं, यानी कि टोटल जेनेटिक पॉपुलेशन, उसको हम बोलते हैं जीनोम। यानी कि आपके डीएनए के अंदर जितने भी जीन्स होंगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ जीन्स। चलिए देखते हैं टेक्सचुअल डेफिनेशन क्या दिया गया है। The term genome was introduced by H. Winkler in 1920. ये वर्ड हमको इंट्रोड्यूस करके दिया था विंकलर ने 1920 में। It is the total genetic constitution of an organism. मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में टोटल कितने जीन्स प्रेजेंट हैं, उस सारे टोटल कैलकुलेशन को हम बोलते हैं जीनोम। क्या बोलते हैं उसको हम? जीनोम। Alternatively, it is a complete copy of genetic information DNA और one complete set of chromosomes that is monoploid और haploid of an organism। मतलब हमको क्या बोला गया है कि अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन काउंट करने के लिए, तो उस ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए का कॉपी आपके पास होगा, ओके, हम जीनोमिक लाइब्रेरीज बना के रखते हैं, cDNA लाइब्रेरी बना के रखते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आप टोटल काउंट करते हो, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने टोटल जीन्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं जीनोम। या समझो अगर किसी ऑर्गेनिज्म का वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स भी आपको मिल गया, यानी 23 क्रोमोसोम्स, अगर ह्यूमंस की बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स की इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको पता चल गई तो भी आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि आपके ऑर्गेनिज्म में कौन से जीन्स हैं और उन जीन्स का क्या फंक्शन है। तो या तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए या तो पूरे डीएनए की कॉपी होनी चाहिए। तो उससे साइंटिस्ट आसानी से पता लगा लेते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स कौन से हैं, उनका क्या फंक्शन है और टोटल कितने जीन्स हैं। ओके, तो अब आगे देखो क्या बताया गया है। द टर्म जीनोमिक्स term was coined by T.H. Roderick in 1986 is the study of genome through analysis, sequencing and mapping of genes along with the study of their functions। तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पे? जीनोम मतलब क्या होता है? टोटल जीन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में टोटल कितने जीन्स प्रेजेंट हैं, इसको हम बोलते हैं जीनोम। क्या बोलते हैं? जीनोम। और जब आप इस जीनोम की स्टडी करते हो, मतलब आप एक एक जीन का सीक्वेंस पता लगाते हो कि इसका सीक्वेंस क्या है, AUG, GUG, GUC, मतलब सीक्वेंस पता लगाना। सो हर एक जीन का सीक्वेंस पता लगाना, उसको मैप करना, यानी कि कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, कौन से जीन का क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें जब आप स्टडी करते हो तो इस स्टडी को हम बोलते हैं जीनोमिक्स। तो जीनोम मतलब टोटल जीन्स और जीनोमिक्स मतलब स्टडी ऑफ जीनोम। ओके, अब आगे देखो आपको क्या बताया गया है। चलो अब तक तो स्पीड अच्छी जा रही है, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। ओके, अब आगे देखो क्या बताया गया है। कौन से ऑर्गेनिजम्स का जीनोम ऑलरेडी स्टडी किया जा चुका है। द सीक्वेंसिंग ऑफ ईस्ट, ड्रोसोफिला एंड माउस जीनोम was done in order to facilitate comparative studies between humans and other organisms commonly used for genetic studies in laboratories। आपको ये चीज़ जानकर थोड़ा सा हैरानी होगा कि जो ड्रोसोफिला यानी कि ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, बनाना फ्रूट्स के आजू बाजू में जो मक्खी भिनभिनाती है, उसका जीन और ह्यूमन का जीन 60% मैच करता है। मतलब ड्रोसोफिला का जो जीनोम है और ह्यूमन का जीनोम है, दोनों के बीच में 60% सिमिलैरिटी है। माउस और ह्यूमन के जीनोम में अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% सिमिलैरिटी है। ईस्ट और ह्यूमन जीनोम में भी कुछ सिमिलैरिटीज़ है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने पहले छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का जीनोम स्टडी किया जो
ह्यूमंस के साथ मैच करते हैं, ताकि आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर सको, यानी कंपैरिजन पता कर सको कि ह्यूमंस के जीनोम में और इन ऑर्गेनिजम्स के जीनोम में क्या फ़र्क है, क्योंकि कंपैरिजन करके हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ओके, ऑल राइट। Several additional genomes are now either actively being sequenced or strongly considered for sequencing। और अभी भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जीनोम को डिटेल में स्टडी किया जा रहा है। जैसे कोरोना वायरस ही ले लो, अब तो कोरोना वायरस सारे साइंटिस्ट का फेवरेट वायरस हो गया है। फेवरेट मतलब ऐसे पसंदीदा नहीं, पर उसके जीनोम के ऊपर काफ़ी डिटेल में स्टडी चालू है। ओके, और ऐसे ही बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनके ऊपर स्टडी चालू है। ह्यूमन जीनोम के ऊपर भी कुछ कुछ स्टडीज अभी तक चालू हैं। ओके, दीज इंक्लूड सेवरल माइक्रोब्स। तो देखो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अभी भी जीनोम का स्टडी चालू है। अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग मक्खियाँ यानी बी, टोमेटो प्लांट एंड अदर क्रॉप्स, क्योंकि क्रॉप्स भी तो आफ्टर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। ओके, सो जीनोमिक स्टडी में बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। जीनोमिक्स 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स और एक फंक्शनल जीनोमिक्स। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स का मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स मैपिंग, सीक्वेंसिंग एंड एनालिसिस ऑफ जीनोम। मतलब आपके पास पूरा एक लंबा डीएनए का स्ट्रक्चर होगा, उस डीएनए के स्ट्रक्चर में कौन सा जीन कहाँ पर प्रेजेंट है, उसका बेस सीक्वेंस क्या है, मतलब उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। और एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो अब हर एक जीन का फंक्शन क्या है उसको बोलेंगे फंक्शनल जीनोमिक्स। सो फंक्शनल जीनोमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑल द जीन सीक्वेंसेस एंड देयर एक्सप्रेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स यानी कि आपके डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, जीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, और फंक्शनल जीनोमिक्स यानी कि उस जीन का फंक्शन क्या है ऑर्गेनिज्म में वो स्टडी करना। अब एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स इज माय फेवरेट पार्ट। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि जीनोमिक्स का भैया एप्लीकेशन क्या है, इतना लंबा लंबा स्टडी करके तुम क्या करोगे, जीनोम के बारे में पढ़ के तुम क्या करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ यूज़ होगा, तभी तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जीनोमिक्स इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट। देखो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम जब स्टडी करते हो तो उससे आप क्या करते हो, अगर उस ऑर्गेनिज्म में कोई कमी होगी तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। सो अगर हम क्रॉप्स की स्टडी कर रहे हैं तो हम क्रॉप प्लांट को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो वी ट्राई टू इम्प्रूव क्रॉप प्लांट्स, वी ट्राई टू इम्प्रूव द ह्यूमन हेल्थ एंड वी ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव द लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब क्या होता है, ह्यूमन एनिमल प्रोडक्ट, मतलब मुर्गी का जो अंडा होता है उसको हम लाइफ स्टॉक बोलते हैं, जिसको बेच के हम कमा सकते हैं। गाय के दूध को लाइफ स्टॉक बोलेंगे। और शिप का जो वुल होता है, जो शीप होती है जिसके वुल से स्वेटर बनाया जाता है, वो भी एक तरीके का लाइफ स्टॉक है। ओके, सो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि आप एनिमल प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स, ह्यूमन हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए ही जीनोम की स्टडी करते हो, क्योंकि अगर आपको जीन का फंक्शन पता चल जाएगा तो आप उसका फंक्शन और ज़्यादा एनहांस कर सकते हो। ओके, ऑल राइट। The knowledge and understanding acquired from genomics research can be applied in a number of different sectors। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि एक बार अगर आपको किसी जीनोम का नॉलेज पता चल जाए, उसके अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए, तो आप उसको अलग अलग सेक्टर में यूज़ कर सकते हो, इंक्लूडिंग मेडिसिन। आप उसको मेडिसिनल इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में यूज़ कर सकते हो, एंड सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस यानी कि ह्यूमन वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, इट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ, और तो और इसके और भी कई सारे एडवांटेजेस हैं। अगर आप जीनोमिक्स की स्टडी करते हो तो उसके वजह से आप बहुत सारी बीमारियां ठीक कर सकते हो। सो इट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स थ्रू जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होती है ये मैंने आपको 12th चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का जो 1 शॉट वीडियो था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जीन थेरेपी क्या होती है। जीन थेरेपी यानी कि डिफेक्टिव जीन को रिमूव करके न्यू जीन रिप्लेस कर देना। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, जीनोमिक्स इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जीनोमिक्स के यूजेस। सो क्या है पहला यूज, जीनोमिक्स इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू डेवलप ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैविंग मोर डिजायरेबल कैरेक्टर। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या होते हैं, समझो आपको पहले छोटे छोटे प्लांट्स मिलते थे लेकिन अब आपको टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं क्योंकि आपने उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, या एक ही प्लांट में 2 अलग अलग ये वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, जैसे पोटैटो और टोमेटो एक ही साथ ग्रो कर रहे हो, उसको बोलते हैं पोमैटो प्लांट। ट्रांसजेनिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मॉडिफाइड प्लांट्स। तो बेसिकली आप न्यू वेराइटी बना सकते हो जेनेटिक या जीनोमिक्स की मदद से। नेक्स्ट क्या बोला गया है, जेनेटिक मार्कर्स डेवलप्ड इन जीनोमिक्स हैव एप्लीकेशन इन फोरेंसिक एनालिसिस। मतलब क्या बोला गया है
कि ऑर्गेनिज्म के ऊपर ना कभी कभी मार्कर जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एंटीना जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। जैसे कि समझो ये कोई ऑर्गेनिज्म है और इसके ऊपर ऐसे कोई एंटीना जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये देख के आपको कोरोना वायरस लग रहा होगा, तो इनको हम जेनेटिक मार्कर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? जेनेटिक मार्कर्स। जेनेटिक मार्कर्स का मतलब होता है कुछ तो ऐसा अलग हट के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना जिससे हम पता लगा सकें कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है और इसके साथ डील कैसे करना है। तो फोरेंसिक एनालिसिस यानी कि मेडिसिन इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। फिर नेक्स्ट है जेनोमिक्स कैन लीड टू इंट्रोड्यूस न्यू जीन इन माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस एंजाइम्स, थेराप्यूटिक प्रोटीन्स एंड इवन बायोफ्यूल्स। कितने सारे अलगे प्रेजेंट हैं हमारे ओशन में जिनसे 60% ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, प्लांट से ज़्यादा ऑक्सीजन अलगे से प्रोड्यूस होता है। और ये जो फैक्ट है ये मैं भूल गई थी, मुझे मेरे भाई ने याद दिलाया, मेरे छोटे भाई ने, कि ऑक्सीजन प्लांट से ज़्यादा अलगे से प्रोड्यूस होता है। तो यू नो लर्निंग कैन नेवर स्टॉप। आपको हर जगह से सीखने को मिलता है, तो कभी भी किसी को ऐसे मतलब अंडर एस्टिमेट या इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का अगर आप जीनोम चेंज कर दो, उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में अगर आप थोड़े से चेंजेस लेकर आ जाओ, तो आप उनसे बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हो। और ये सब किसके वजह से पॉसिबल है? जीनोमिक्स के वजह से। तो आई होप आपको जीनोमिक्स का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब इसी स्पीड में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी समझ लेते हैं। समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखो, पर अच्छे से समझ के लो। ओके, तो जैसे हमने जीनोमिक्स के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में भी समझ लेते हैं। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आपको क्या बताया गया है? ये प्रोजेक्ट 1990 में स्टार्ट किया गया था और इस प्रोजेक्ट का मेन एम था ह्यूमंस के अंदर कितने जीनोम हैं, ह्यूमन के डीएनए में कितने जीन्स हैं और उन जीन्स का क्या फंक्शन है वो पता लगाना। तो ये प्रोजेक्ट 1990 में स्टार्ट हुआ था और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने अलग अलग तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन और कोऑर्डिनेशन दिखाया, जैसे यूएस, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हमको क्या बताया है? द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड इन 1990 अंडर द इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ की मदद से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो देखो कौन सी कंट्रीज़ ने कंट्रीब्यूट किया। दिस प्रोजेक्ट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इंटरनेशनल पार्टनर्स इन द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इंडिया एंड चाइना। ओके, सो ये जो मल्टी नेशनल और डेवलप्ड कंट्रीज थे, इन्होंने मिलकर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फॉर्मली बिगैन इन 1990। एक्चुअली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की तैयारी 1980s में ही शुरू हो गई थी, लेकिन सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारी फॉर्मेलिटीज़ करने में थोड़ा टाइम लग गया और प्रॉपर ऑफिशियल प्रोसेस 1990 में स्टार्ट हुआ। सो द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फॉर्मली बिगैन इन 1990 एंड इट वॉज कम्प्लीटेड इन 2003। सो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 13 साल लगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके कंप्लीट करने में। The Human Genome Project is a multinational research project to determine the genomic structure of humans. ये एक मल्टीनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग नेशंस, अलग अलग कंट्रीज एक साथ आए थे। इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या था? इस प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या था? देखो यहाँ पर हमको कुछ एम्स बताए गए हैं। एम यानी कि मेन रीज़न कि क्यों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। The main aim of the projects are mapping the entire human genome at the level of nucleotide sequences। मतलब जो ह्यूमन का डीएनए है, 2.2 मीटर लंबा जो डीएनए है, वो पूरे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स पता लगाना कि हर एक डीएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, उनका सीक्वेंस क्या होता है और कौन से सीक्वेंस का क्या फंक्शन होता है। सेकंड क्या कहा गया है? सेकंड फंक्शन क्या था? सेकंड एम कौन सा था? To store the information collected from the project in databases। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको आप कंप्यूटर में स्टोर करते जाओ। ओके, डीएनए का जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है उसको आप कंप्यूटर में स्टोर करते जाओ। तो अब ये तो कुछ नया हटके आपको सुनने को आ रहा है, मतलब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों को साथ में मिला दिया गया। तो इसके वजह से एक न्यू फील्ड डेवलप हुई जिसको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर काम कंप्लीट किया जाता है। थर्ड एम क्या था जीनोम प्रोजेक्ट का?
टू डेवलप टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑफ द डेटा। आपने जो डेटा स्टोर किया है, समझो 10 साल बाद किसी न्यू साइंटिस्ट को अगर वो डेटा वापस से स्टडी करना हुआ तो उनके पास वो डेटा अवेलेबल होगा। तो जो डेटा आपने स्टोर किया है उस डेटा को एनालाइज करना, उसकी स्टडी करना। फिर फोर्थ एम क्या था? ट्रांसफर ऑफ द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द प्राइवेट सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज। नई नई टेक्नोलॉजी बनाना, नए नए टूल्स डिज़ाइन करना, नए नए डिवाइसेस बनाना, ताकि ये जो रिसर्च है वो ज़्यादा लेवल पर हो सके, ज़्यादा बड़े लेवल पर हो सके। और फिफ्थ एम था टेकिंग केयर ऑफ द लीगल, एथिकल एंड सोशल इश्यूज विच मे अराइज फ्रॉम प्रोजेक्ट। कभी भी याद रखो, कोई भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट, आपने ये पढ़ा है बायो एथिक्स में कि कोई भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके ही किया जाता है। उस प्रोजेक्ट के वजह से ना तो किसी ह्यूमन, ना किसी एनिमल को नुकसान पहुंचना चाहिए, ना प्लांट्स को, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कोई रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, और आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि इससे सोसाइटी का कुछ नुकसान ना हो। तो इस तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ये कुछ एम्स हमको फॉलो करने थे। अब आगे आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का थोड़ा और डिटेल दिया गया है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट was closely associated with rapid development of a new area in biology called bioinformatics। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के वजह से बायोलॉजी के संसार में एक नई फील्ड जन्म ले रही थी, दैट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। आप प्रोटीन का इंफॉर्मेशन निकाल के कंप्यूटर में कैसे स्टोर कर सकते हो, आप डीएनए की इंफॉर्मेशन कैसे कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो, तो इस सारी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और अभी के टाइम पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स फील्ड बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये फील्ड बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पर रिसर्च लेबोरेटरीज बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, वहाँ पर बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट की कीमत बहुत ज़्यादा है। ओके, सो आप लोग अगर आगे बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों में पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत ही ब्यूटीफुल फील्ड है। ओके, ऑलराइट। The work of Human Genome Project has allowed researchers to begin to understand the blueprint in building and constructing the human genome। तो Human Genome Project के वजह से, जैसे एक बिल्डिंग का कैसे ब्लूप्रिंट मैप होता है, ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी भी एक बिल्डिंग है और हमारी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मैप हमारा डीएनए है। तो Human Genome Project के वजह से हम अपने डीएनए को बेटर तरीके से समझ पाए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको एनालाइज कर पाए। As researchers learn more about the functions of genes and proteins, this knowledge will have a major impact in the fields like medicine, biotechnology and life sciences। जैसे जैसे अभी भी देखो, अभी भी मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट टोटली कंप्लीट हो चुका है या क्लोज हो चुका है। इतने सारा म्यूटेशन होता है, इतने सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इन्वेंट हो रहे हैं, डिस्कवर हो रहे हैं, कि अभी भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और जीनोम प्रोजेक्ट अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का चालू है। हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया मालूम पड़ता है, मतलब साइंटिस्ट कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करते हैं, और ये जो न्यू डिस्कवरी है ये कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस की लाइफ बेटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, यानी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड ह्यूमन वेलफेयर। ओके, therefore human genome project is very important। Human Genome Project was to provide a complete and accurate sequence of 3 billion DNA base pairs that make up the human genome and to find out the estimated number of human genes। मतलब क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, अप्रॉक्सीमेटली कितने बेस पेयर्स से हमारा डीएनए बनता है ये पता लगाया गया, 3 बिलियन बेस पेयर्स। बिलियन मतलब कितना होता है, बोलो बोलो, 1 बिलियन मतलब कितना होता है, 100 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। सो 3 बिलियन बेस पेयर्स आपके डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, 3 बिलियन बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड्स। और ये सारे बेस पेयर्स के वजह से जो जीन्स बनते हैं, देखो जीन मतलब क्या होता है, जीन कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर, जैसे 100 न्यूक्लियोटाइड से एक जीन, या 50 न्यूक्लियोटाइड से एक जीन, या 500 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर एक जीन, हर एक जीन अलग अलग टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बनता है। सो टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने बताए गए, 3 बिलियन। और उन 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स के वजह से कितने जीन्स डिस्कवर हुए, 33,000 जीन्स। तो देखो इधर पे क्या बताया गया है, Now about 33,000 genes have been estimated to be present in humans। तो अभी अगर recent study के हिसाब से देखें तो humans में 33,000 total genes पाए जाते हैं। The project was also aimed to sequence the genomes of several other organisms such as bacteria,
ये प्रोजेक्ट जो है ये सिर्फ ह्यूमन के ऊपर नहीं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के स्टडी के लिए भी बनाया गया था, जैसे कि ई कोलाई। देखो फिर ई कोलाई आ गया। मैंने आपको बोला है कि साइंटिस्ट का फेवरेट ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ई कोलाई। सो ई कोलाई का जीनोम स्टडी किया गया। सिनोरहैबिडिटिस एलिगेंस का जीनोम स्टडी किया गया। इट इज़ अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नीमाटोड यानी कि वर्म जैसा स्ट्रक्चर। फिर सैक्रोमाइसिस सेरिविसिए जो यीस्ट है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा ना जब हम जीनोमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे कि ईस्ट का जीनोम स्टडी हो गया, ड्रोसोफिला का स्टडी हो गया है, बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर स्टडी की गई, माउस के ऊपर स्टडी की गई। देखो माउस का बाइनोमियल नेम आपको याद रखना है, मस्क्यूलस। ओके, complete genome sequences of these model organisms will be useful for comparative studies that will allow researchers to study gene functions in these organisms। तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि जैसे जैसे और ऑर्गेनिजम्स का आप कंप्लीट जीनोम स्टडी करते जाओगे वैसे वैसे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी और आप ह्यूमन की लाइफ और बेटर बनाते जाओगे। आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया गया है, उसमें आपको बताया गया है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में अप्रॉक्सीमेटली कितने नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं। तो ये टेबल देख लो, इसमें से आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक तो ह्यूमन्स का याद रखना है, दूसरा माउस का याद रखना है, और तीसरा आप कोई भी याद रख सकते हो, ईस्ट, ड्रोसोफिला या ई कोलाई, तीनों में से कोई भी एक याद रख सकते हो। तो ये टेबल में से आपको 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, कितने क्रोमोसोम्स हैं, कितने नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं, और कितना बिलियन बेस पेयर्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से उनका डीएनए बना है। तो ये टेबल आपको दिया गया है। अब लास्ट पैराग्राफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो है उसमें आपको रोल बताया गया है या एप्लीकेशंस आप बोल सकते हो। The secret of our complexity may lie not in the number of genes but how we use them. It will lead to the understanding of gene structure and function in other species। मतलब क्या बोला गया है कि देखो कभी ना कभी ऐसा होता है कि ऑर्गेनिजम्स के डीएनए का स्ट्रक्चर कभी कभी सिमिलर होता है, सेम होता है। स्ट्रक्चर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना उसके फंक्शन से फ़र्क पड़ता है। देखो कभी कभी 2 चीज़ें सेम दिखती है लेकिन उनका फंक्शन टोटली अलग हो जाता है। ओके, अब जैसे आप अगर बोलो तो ये हाथ की सारी फिंगर्स एक ही जैसी दिख रही है लेकिन हर एक फिंगर का अलग यूज़ है। समझ में आ रही है आपको बात? एक भी फिंगर अगर गायब हो जाए, अगर अंगूठा गायब हो जाए तो आप कोई चीज़ पकड़ नहीं पाओगे, ग्लास नहीं उठा पाओगे, खाना नहीं निकाल पाओगे। सो हर एक ऑर्गन का अपना अलग अलग एडवांटेज है। ओके, since we possess many of the genes same as these of flies, roundworms and mice, such studies will lead to a greater understanding of human evolution। तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जीनोम इसीलिए स्टडी किया जाता है ताकि हम उनके जीनोम को और ह्यूमन के जीनोम को कंपेयर कर सके और दोनों में क्या डिफरेंस है वो अच्छे से समझ सके, और उनके जीनोम के वजह से हम ह्यूमन का जीनोम कैसे बेटर कर सकते हैं। इसी को तो बोलते हैं जीनोमिक्स, और यही चीज़ आपको बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिखाई जाती है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा फील्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, बहुत टफ एग्जाम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी में आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अब लास्ट सेशन बचा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका एनिमेटेड वीडियोस भी आप देख सकते हो या उसका नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊँगी और कोशिश करूँगी कि आपको मैं सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकूँ। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और पढ़ाई चालू रखो। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।